जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण अधिनियम 1909 और 1919 अधिनियम को देखेंगे। यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले की वीडियो में हमने भारत परिषद अधिनियम 1892 तक के अधिनियम को पढ़ा दिया है। चलिए उसके आगे से हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो आपके आने वाली राजनीति से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस अधिनियम को किस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाने का मकसद क्या था अंग्रेजों का, और आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया। तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर, सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? फरवरी 1909 में इसे पारित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सन 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना। यानी जो 1892 का अधिनियम था उसमें जो कमियां थी उन्हीं कमियों को दूर करना था। और सांप्रदायिकता को भड़काकर, यानी भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोकर जो क्रांतिकारी चेतना भारतीयों में जगी थी उसे जो है उसका जो है दमन करना था, यानी उसे खत्म करना था, यानी भड़काकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना था। ठीक, इसका यह मुख्य उद्देश्य था इस अधिनियम लाने का। कौन? भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक, अब जल्दी देखते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस अधिनियम को भारत सचिव तथा वायसराय मिंटो के नाम पर जाना जाता है। अर्थात इस अधिनियम को मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। किस अधिनियम को? जो 1909 का अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के सचिव जो थे मार्ले और वायसराय जो मिंटो थे, इन्हीं के प्रयासों से यह जो है अधिनियम लाया गया, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण विशेषता है भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो प्रदेश में चुनाव होता था उसमें व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। यानी कहने का मतलब सांप्रदायिकता का जो जन्म यहीं से शुरू होने लगा। किस अधिनियम द्वारा? 1909 के द्वारा। और निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। पहला था साधारण, और दूसरा था वर्ग विशेष, तीसरा था विशेष। यानी इस अधिनियम से जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है चुनाव कराया गया। उसमें 3 कैटेगरी बांटी गई। क्या? एक साधारण, दूसरी थी वर्ग विशेष यानी किस जाति से आते हैं, और एक थी स्पेशल। इन 3 कैटेगरी में बांट कर जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाएगा कि सांप्रदायिकता के आधार पर प्रदेशों में चुनाव कराया गया किस अधिनियम द्वारा? तो अधिनियम 1909 द्वारा, जिसे मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, फूट डालो और राज करो की नीति। पूछा जाएगा किस अधिनियम द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई? तो मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। और ये भी पूछा जाएगा कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई। चलिए आगे देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ने ने लिखा है, हम नाग के दांत बो रहे। किसके? नाग, सांप जो होता है उसके दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। कई बार ये कोटेशन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पृथक निर्वाचक
मंडल के बारे में मिंटो और मॉर्ले ने क्या लिखा है? हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, यह किस अधिनियम पर टिप्पणी की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पर यह टिप्पणी की गई थी। और ये भी पूछा जाएगा किसने किया? तो मिंटो और मार्ले ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की शक्ति में वृद्धि की गई। भारतीयों को बजट पर विवेचना, यानी बजट पर अभी तक तो बहस करते थे, लेकिन अब उस पर विवेचना भी करेंगे। लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिए गए। इससे पहले जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम का 1892 का, उसमें जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, अब भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिए गए, किंतु बजट पर जो मतदान किया जाता था उसका अधिकार नहीं दिए गए, यानी बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिए गए। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न है बनेगा कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिए गए? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा दिए गए। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में अधिकार दे दिए गए। ठीक, महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रशासन के और कानून बनाने के कार्यों में जो है भारतीयों को जो है अधिकार दे दिए गए। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार भारत परिषद जो इंग्लैंड में स्थित है तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार भारत परिषद जो इंग्लैंड में है तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक, अब वो कौन कौन थे भारतीय सदस्य, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए उसे देखते हैं। भारत परिषद में 2 भारतीयों केसी गुप्ता, ठीक, तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी, यानी जो भारत परिषद थी उसमें 2 भारतीय थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, इसमें कौन भारतीय था? वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिंह की नियुक्ति की गई। ठीक, और इन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से विभूषित भी किया गया था। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक, ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्यों लाया गया? तो चलिए इसको देखते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहला ही प्रश्न बनेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाने वाला एक्ट कौन सा है? तो विकल्प में दिया रहेगा कई विकल्प, 1861, 1892, 1809, 1919। तो आपका जो 1919 है वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके लाने का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी प्रमुख उद्देश्य क्या था, उसको हम पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। ठीक, पहला उद्देश्य था कि जो 1909 में अधिनियम लाया गया उसमें भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूरा नहीं किया गया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए इसे लाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था इसे लाने का, सांप्रदायिकता के आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष। यानी जो अभी हमने देखा कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था कर दी गई, सांप्रदायिकता को फैलाया गया, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसी को कम करने के लिए जो असंतोष फैला था भारतीयों में, उसी को कम करने के लिए इसको लाया गया। आगे देखते हैं। 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। किस में समझौता हो गया? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। यह भी एक कारण था इसे लाने का।
अगला महत्वपूर्ण कारण है कि मेसोपोटामिया आयोग, एक आयोग बना था मेसोपोटामिया, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए अक्षम है। यानी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए अक्षम है। ठीक, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाएगा किस रिपोर्ट ने अंग्रेजों को बताया कि आप भारत में शासन करने के लिए अक्षम हैं, तो मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट ने ऐसा बताया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण कारण है होम रूल आंदोलन ने भारतीयों में जागृत राष्ट्रीय चेतना, यानी होम रूल आंदोलन के द्वारा भारतीयों में जो है राष्ट्रीय चेतना जग गई थी। इसको जो है कम करने के लिए यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण कारण है कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा में पहली बार भारत को स्वतंत्र डोमिनियन अर्थात स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही थी। ठीक, इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा पहली बार डोमिनियन यानी स्वशासन की मांग, यानी स्वशासन की बात कही गई किस प्रस्ताव में, तो मॉन्टेग्यू के प्रस्ताव जो 20 अगस्त 1917 को आया था, उसी में पहली बार जो है स्वशासन की मांग की गई भारतीयों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण इसकी विशेषता क्या है, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया किस अधिनियम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सन 1793 से जो भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। महत्वपूर्ण विशेषता है कि 1793 से जो भारत सचिव का खर्च भारत के खजाने से दिया जा रहा था, अब भारत सचिव का खर्च अंग्रेजी खजाना यानी ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। किसकी सहायता के लिए, जो भारत सचिव था इसकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए जो है सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। किस अधिनियम द्वारा, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, दोनों एक ही है। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। किस अधिनियम द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने यानी मताधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था 1909 में जो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन था उसका यहाँ विस्तार कर दिया गया। यानी सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों का मतलब यानी जो भारत के ही निवासी हैं और विदेश में रहते हों उसे आंग्ल भारतीय कहते हैं, मोटे मोटे तौर पे जान लीजिए, तथा यूरोपियों पर लागू कर दिया गया। यानी कहने का मतलब जो चुनाव होता था अब मुसलमानों के लिए पहले व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया कि वो भी जो है इस आधार पर अपने समुदाय के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, अगली महत्वपूर्ण इस एक्ट की विशेषता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र में थी वहां जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। किस अधिनियम द्वारा, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद जिसे उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद जिसे निम्न सदन कहा जाता था, ये दोनों स्थान ले लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, महत्वपूर्ण है
पूछा जाएगा किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया, किंतु 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण विशेषता है, 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन आया, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और यह शासन व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी गई, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, वही जो व्यवस्था प्रांत में थी 1919 वाले एक्ट से, वही व्यवस्था केंद्र में ला दी गई 1935 के अधिनियम के द्वारा, प्रांतों में समाप्त करके। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण है, लियोनिल कार्टिस द्वैध शासन के जन्मदाता माने जाते थे। इनका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में किया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द्वैध शासन के जन्मदाता, जो द्वैध शासन के पिता कौन थे, लियोनिल कार्टिस, और इस द्वैध शासन की जो व्याख्या इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में की थी, डायरकी। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी में, क्या 1 अप्रैल 1921 ईस्वी में द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ कर दी गई। ये जो द्वैध शासन व्यवस्था थी केंद्रों वाली, इसे जो है 1 अप्रैल से जो है मद्रास, बंगाल, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में भी प्रारंभ कर दी गई। अगली महत्वपूर्ण एक्ट की विशेषता थी कि 1923 ईस्वी में, कब, 1923 ईस्वी में बर्मा विधान परिषद की स्थापना हुई। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बर्मा विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई, तो 1919 एक्ट के द्वारा हुई। और 1932 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना हुई, और इन दोनों की स्थापना करके यहाँ भी द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक, इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि बर्मा विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई, तो 1919 के द्वारा हुई, और कब हुई, तो 1923 के द्वारा, 1923 में हुई, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा, सॉरी यहाँ इस रहेगा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था 1919 वाला, उसी के द्वारा पहली बार जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक, तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण इसकी विशेषता क्या थी? अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1919 के द्वारा, वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। द्वैध शासन की असफलता की जांच की समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। तो द्वैध शासन की जो असफलता थी उसकी जांच के अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मोडीमैन। ठीक, इस अधिनियम से इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके परीक्षा में बनेंगे। ठीक, यह वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, और इसके आगे के अधिनियम को हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।